नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 12 के फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम आज से अपने कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर 1 है हमारा फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अगर हम इस चैप्टर के देखें तो यह चैप्टर विद्युतिकी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युतिकी क्या होता है, विद्युतिकी की कितनी शाखाएं हैं, हमको अपने फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर किस किस से संबंधित हैं, इनका अध्ययन पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वैद्युतिकी क्या होता है। वैद्युतिकी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युतिकी। अब विद्युतिकी क्या होता है? विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। अगर हम वैद्युतिकी के देखें तो वैद्युतिकी की दो शाखाएं होती हैं। विद्युतिकी की दो शाखाएं होती हैं। सबसे पहली शाखा होती है स्थिर विद्युतिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और विद्युतिकी की जो दूसरी शाखा होती है हमारा गतिक विद्युतिकी, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये विद्युतिकी की दो शाखाएं होती हैं। पहला होता है स्थिर विद्युतिकी और दूसरा होता है गतिक विद्युतिकी। अगर हम स्थिर विद्युतिकी की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, कि स्थिर शब्द लिखा हुआ है। स्थिर का मतलब होता है स्थिर अवस्था, यानी कि चूँकि हम जानते हैं विद्युतिकी में वैद्युत आवेश की हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, तो स्थिर विद्युतिकी क्या होगा? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। अगर हम गतिक विद्युतिकी की बात करें तो गतिक विद्युतिकी क्या होता है? इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिक अवस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं, गतिक विद्युतिकी कहलाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम कक्षा 12 में कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें तो हमारा कक्षा 12 में बुक का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, और जो हमारा सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, यह हमारा स्थिर विद्युतिकी से संबंधित है। यानी कि पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र तथा दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हमारा दोनों चैप्टर किससे संबंधित है? स्थिर विद्युतिकी से संबंधित है। तो स्थिर विद्युतिकी के दो चैप्टर, शुरू के दो चैप्टर हमारे स्थिर विद्युतिकी से रिलेटेड है। इसी प्रकार से अगर हम गतिक विद्युतिकी की बात करें तो हमारे किताब का जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और सिक्स्थ चैप्टर हमारा गतिक विद्युतिकी से संबंधित है।
यानी कि अगर हम देखें तो हमको टोटल 6 चैप्टर्स जो हैं विद्युतिकी के पढ़ने हैं। अब विद्युतिकी में भी शुरू के दो चैप्टर हैं वो स्थिर विद्युतिकी से संबंधित हैं, जबकि तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठवां चैप्टर हमारा गतिकी विद्युतिकी से संबंधित है। तो अब हम, ये था बेसिक जो हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमेशा उठता है। वो क्वेश्चन है हमारा वैद्युत तथा विद्युत में क्या अंतर है। वैद्युत शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं और विद्युत शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में होता है, जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वैद्युत शब्द। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? वैद्युत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आवेश हमारा जब गतिक अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में हम विद्युत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये है मेन डिफरेंस वैद्युत और विद्युत में। तो जब भी हम पहला या दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ पर जब भी आवेश की बात होगी तो वहाँ पर हम उसको वैद्युत आवेश नाम देंगे। जबकि हम तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठवां चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय जब आवेश की बात होगी तो वहाँ पर हम विद्युत आवेश शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा वैद्युत और विद्युत में पहला अंतर। दूसरा अंतर ये होता है कि किसी बड़े पैमाने के लिए हम विद्युत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि किसी छोटे पैमाने के लिए हम वैद्युत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पहले चैप्टर का कुछ बेसिक। अब हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर के पहले टॉपिक वैद्युत आवेश की। तो पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। अब हम वैद्युत आवेश की बात कर लेते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? अगर हम देखें तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश की बात करते हैं। अगर हमको वैद्युत आवेश की परिभाषा जाननी है तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं उदासीन पदार्थ। उदासीन पदार्थ क्या होता है? अगर हम उदासीन पदार्थ की बात करें तो कोई ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो न तो धनावेशित हो और न ही ऋणावेशित हो, यानी कि उस पर आवेश का मान शून्य हो, उसको बोलते हैं उदासीन पदार्थ। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के ठीक बराबर हो, उसको हम उदासीन पदार्थ बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं हम दो उदासीन पदार्थ लेते हैं। ये पहला उदासीन पदार्थ हो गया मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये हमारा दूसरा उदासीन पदार्थ हो गया। मान लेते हैं ये हमारा दूसरा उदासीन पदार्थ हो गया। तो पहले उदासीन पदार्थ में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लेते हैं पहले उदासीन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो तभी उसको उदासीन पदार्थ बोलेंगे। तो मान लेते हैं हमारा उदासीन पदार्थ दिया हुआ है, तो उदासीन पदार्थ पहला और दूसरा दिया हुआ है, जिसमें मान लेते हैं पहले उदासीन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 10 है। इसी प्रकार से जो दूसरा उदासीन पदार्थ दिया हुआ है, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 12 है। अब इन दोनों उदासीन पदार्थों को यहाँ से अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये हमारा दूसरा उदासीन पदार्थ है ये वाला, और ये हमारा पहला उदासीन पदार्थ है ये वाला। अगर इन दो पदार्थों को अगर हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ दें, यानी कि घर्षण करा दें, तो घर्षण कराने पर क्या होता है? एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चला जाता है। ठीक है,
जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है, जबकि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है वो पदार्थ हमारा ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो मान लेते हैं इस पदार्थ में से निकल करके इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाता है। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पदार्थ में से इस पदार्थ में चले जाते हैं। तो जब रगड़ा नहीं गया था तब इलेक्ट्रॉन भी 10 थे, प्रोटॉन भी 10 थे पहले वाले पदार्थ में, और दूसरे वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन 12 थे, प्रोटॉन 12 थे। लेकिन रगड़ने के बाद, रगड़ने के पश्चात अगर रगड़ने के पश्चात देखें, चूँकि इसमें में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची 8। लेकिन प्रोटॉन तो हमारा निकल नहीं रहा है, तो प्रोटॉन हमारे कितने होंगे? 10 ही रह जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे पदार्थ की बात करें तो इसमें में से इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन दूसरे पदार्थ में चला गया। तो पहले तो जब रगड़ा नहीं गया था तब तो इलेक्ट्रॉन थे 12, लेकिन रगड़ने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 12 पहले से थे, 2 और आ गया, मतलब कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि प्रोटॉन का स्थानांतरण तो हो नहीं रहा है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 12 ही रह जाएंगे। अब हमने बताया जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना इस पर धनावेश आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे उतना इस पर ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 2 धनावेश, और 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उदासीन पदार्थ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है ये हमने जान लिया। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही इन दोनों पदार्थों पर एक गुण आ जाता है, उस गुण को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो किन्हीं 2 पदार्थों के बीच, ठीक है, घर्षण के कारण उन पर एक गुण आ जाता है, इस गुण को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है, आवेश कहलाता है। किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है, उस कण का आवेश कहलाता है। अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश में कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी है। जैसे आवेश को हम स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला है, ये चीज़ हमको समझना है, आवेश को हम स्मॉल q या कैपिटल Q से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम चीज़ समझें तो जो आवेश होता है वह एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक, अगर हम आवेश एक अदिश राशि होती है, अगर आवेश के मात्रक की बात करें तो हम मात्रक कैसे निकाल सकते हैं? तो आवेश के मात्रक की बात करें तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कक्षा 10 में, विद्युत धारा I बराबर सूत्र था Q/T। आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते थे। अगर यहाँ से हम चाहें तो आवेश Q को ही आवेश बोलते हैं, तो यहाँ से Q का मान निकालना चाहे तो इस T का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो Q बराबर हो जाएगा I ×
T। अगर यहाँ से हम मात्रक निकालें तो आवेश का मात्रक, आवेश यानी कि Q का मात्रक अगर हम निकालें बराबर हो जाएगा I का मात्रक। तो I होता है हमारा विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है भैया? एम्पियर। और इनटू T होता है समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यानी कि आवेश का जो MKS पद्धति में मात्रक होता है वो आ गया एम्पियर सेकेंड। ये MKS पद्धति का मात्रक है, और MKS पद्धति का ही ठीक सही रूप हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, एक संतुलित रूप जो होता है वो हमारा SI मात्रक कहलाता है। तो इसी एम्पियर सेकेंड को ही कूलाम भी बोलते हैं, कूलाम। यानी कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है भैया? कूलाम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आवेश का मात्रक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आवेश के बीमा की। तो आवेश के बीमा की बात करते हैं। आवेश की बीमा कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं बीमा जब भी हम निकालते हैं तो बीमा के लिए हमको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? उसका सूत्र पता होना चाहिए जिसकी हम बीमा निकालना चाहते हैं। तो हमको पता है आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर I इंटू T। तो अगर हम देखें तो Q की बीमा अगर हम निकालें, Q की बीमा अगर हम निकालना चाहें तो I की बीमा, I मतलब हो गया विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बीमा होती है कैपिटल A। और समय की बीमा, और समय को बीमा में लिखते हैं कैपिटल T। यानी कि आवेश की बीमा हो जाएगी, Q मतलब आवेश, तो यहाँ पर चाहो तो आवेश भी लिख सकते हो। तो आवेश की बीमा हो जाएगी AT। यानी कि आवेश की बीमा क्या हो गई? AT। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार की। अगर हम प्रकार की बात करें तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है धन आवेश। धन आवेश जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है हमारा ऋण आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश। ठीक है, अब धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है? धन आवेश तो हमने बताया घर्षण के पश्चात एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसके कारण उन दोनों पदार्थों पर एक गुण आ जाता है, वो होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। ठीक है, और इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। तो धन आवेश की बात करें तो धन आवेश कब आता है? जब पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो ऋणावेशित। यानी कि किसी पदार्थ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी हो गई। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी जो होती है वही धनावेश कहलाता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी जो होता है वही धनावेश कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम ऋणावेश की बात करें तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है वो क्या कहलाता है भैया? ऋणावेश कहलाता है। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है भैया? ऋणावेश कहलाता है। ठीक है, तो अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो धनावेशित पदार्थ होगा। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो ऋणावेश होगा। ठीक है, अब हम एक टॉपिक समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर मान लेते हैं कोई एक पदार्थ दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ दिया हुआ है, ये पहला पदार्थ है, मान लेते हैं ये कोई दूसरा पदार्थ है। अब एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, इसके पास थे, ठीक है, एक पदार्थ में से अगर दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं तो क्या उनका द्रव्यमान भी घटता बढ़ता है? ठीक है, तो हाँ, उनके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में जाएंगे तो चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, किसी पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इतना द्रव्यमान उसका कम हो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब जो आएगा उतने द्रव्यमान इसके घट जाएंगे। तो जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ का द्रव्यमान कुछ घट जाता है, जबकि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पदार्थ का कुछ द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, यानी कि आवेशित करने पर, किसी पदार्थ को अगर हम आवेशित करते हैं तो अगर हम उस पदार्थ को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान कुछ घट जाएगा। यदि हम उस पदार्थ को ऋणावेशित करते हैं तो उस पदार्थ का द्रव्यमान कुछ बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा वैद्युत आवेश। अब इसमें एक नोट है, उस नोट को हम लिख लेते हैं। नोट क्या है? नोट है हमारा समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो समान प्रकार के आवेश का मतलब क्या हुआ? समान प्रकार के आवेश का मतलब हो गया, अगर पहला धन आवेश है, समान प्रकार के आवेश का मतलब क्या हुआ? तो समान प्रकार के आवेश का मतलब हो गया, अगर एक धन आवेशित है और दूसरा भी धन आवेशित ही हो तो इन दोनों को बोलते हैं समान प्रकार के आवेश। या पहला ऋण आवेशित हो तो दूसरा भी क्या हो? ऋण आवेशित हो। तो इस प्रकार के आवेश को हम क्या बोलेंगे? समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश बोलेंगे। और समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ये इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, ये इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, इसी प्रकार से इसमें होगा, ये इस दिशा में, इस दिशा में जाएगा। अगर विपरीत प्रकार के आवेश हो, मतलब अगर पहला प्लस ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेंगे? माइनस। इसी प्रकार से पहला अगर माइनस ले रहे हैं दूसरा क्या लेंगे? प्लस। तो इस प्रकार के आवेश को बोलते हैं विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश। अब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे इस प्रकार से। तो ये था हमारा नोट पॉइंट। अब एक टॉपिक हमारा समाप्त हो गया जो था वैद्युत आवेश। अब हम अगले लेक्चर में एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है, नए टॉपिक को अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो अब हम
यहीं पर अपना पहला टॉपिक समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।